क्लास तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत आएगी बेटा, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले देखिए मैंने हेडिंग डाल रखी है बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सबको विजिबल है? सबको विजिबल है बच्चों? अच्छा, आप वॉइस क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए अब देखो बेटा, ये जो मैंने डेफिनेशन लिखा है ना, इस डेफिनेशन में ही अपने आप में क्वेश्चन बनते हैं। डेफिनेशन में ही अपना आप क्वेश्चन बनते हैं। देखो डेफिनेशन क्या लिखी है, फिर उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। मैंने डेफिनेशन में लिख रखा है कि मिनिमम एनर्जी, ठीक है, मिनिमम एनर्जी which is required to remove most loosely bonded valence electron from isolated gaseous atom। दिखने में बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को कैसे अपन एक्सप्लेन करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों सुनो, इसमें कुछ बातें हैं वो ध्यान दीजिए। आप मुझे बताओ, न्यूक्लियस का किस इलेक्ट्रॉन पर सबसे कम अट्रैक्शन होता है बच्चों? जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर होता है या जो सबसे इलेक्ट्रॉन अंदर होता है? बोलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर होता है। देखो बच्चों, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये मान लिया n है, ये n-1 है, ये n-2 है, ठीक है बच्चों। तो ये जो एकदम लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है बेटा, जिसको आवाज में दिक्कत है वो रिजॉइन कर लें। तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो सबसे लूजली बॉन्डेड होगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर है। ध्यान दीजिए, इसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। तो जैसे ही हम इसको कुछ एनर्जी देंगे, ठीक है बेटा, जैसे हम इसको कुछ एनर्जी देंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के बाहर आ गया और इतनी डिस्टेंस पर चला जाए कि अब उस पर इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ना लगे। मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों, इस इलेक्ट्रॉन को इतना दूर ले जाओ कि अब इस पर क्या, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन नहीं लगी। समझ में आ गया? जैसे दो मैग्नेट होती है बच्चों, आपने देखा होगा जब वो पास पास रहती है तो अट्रैक्ट करती है, रिपेल करती है। दो मैग्नेट में ऐसा होता है। आप उनको एक ऐसी डिस्टेंस पर रख दो कि वो ना तो अट्रैक्ट करे ना रिपेल करे। अरे समझ में आ रही है वो बात? तो उस डिस्टेंस को अपन क्या बोल सकते हैं? उस डिस्टेंस को अपन चाहे तो बोल सकते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस। क्या बोल सकते हैं बच्चों? इनफाइनाइट डिस्टेंस। देखो इनफाइनाइट वैसे तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन मेरी बात को वापस ध्यान से सुनो, मैंने बोला जो वापस सुनी। जैसे कोई ऐसा बंदा जो किसी वर्ल्ड के ऐसे कोने में रह रहा है जिसको हमने कभी देखा नहीं, हमारा इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो हमारे लिए वो क्या है, कौन सी डिस्टेंस पर है? कौन सी डिस्टेंस पर है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। बीकानेर में भी ऐसा हो सकता है ना? क्या बीकानेर में आप सारे लोगों को जानते हैं क्या? क्या बीकानेर में आप सारे लोगों को जानते हो? नहीं जानते ना? तो जिसके साथ आपका कोई इंटरेक्शन ही नहीं है ना बेटा, उसको आप क्या बोल सकते हो? वो कौन सी डिस्टेंस पर है? वो कौन सी डिस्टेंस पर है? इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो देखो मैंने किया है क्या, मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड। तो मोस्ट लूजली बॉन्डेड कौन होगा? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, यही होगा बच्चों, मोस्ट लूजली बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको रिमूव करने के लिए मैंने कितनी एनर्जी दी कि इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाए। पहले इतना समझ में आया आप लोगों को? इतना समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए, अब बेटा इसमें ध्यान से सुनना। जैसे बच्चों मुझे बताओ, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कौन बताएगा? 11 होता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या कहता है? देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन कहता है 2, 8 और 1। वो लोग कहता है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या कहता है? 2, 8, 1 कहता है। तो बताओ इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है क्या? जो आउटर मोस्ट दिख रहा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, ये है ना? तो इस इलेक्ट्रॉन को मैंने निकालने के लिए मान लीजिए जो एनर्जी दी, तो जैसे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बच्चों, इसमें से ये इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ गया। आप मुझे बताओ, जैसे इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाएगा तो इस सोडियम पर कैसा चार्ज आएगा? बताओ सोडियम पे चार्ज बताओ कैसा आ जाएगा? बोलो, इलेक्ट्रॉन हटाने से पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है क्या? तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ये समझ में आई बात? अब देखो बेटा, मैंने इधर क्या लिख रखा है, इधर मैंने लिख रहा है गैसियस लिखा हुआ है, नीचे दिख रहा है Na के नीचे देखो G लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? और इधर भी G लिखा हुआ है। तो आप इसको तब भी डिफाइन कर सकते हो जब वो गैसियस स्टेट में। बेटा कब डिफाइन करेंगे आप? जब गैस स्टेट में। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस डेफिनेशन में इस तरह से लेता हूं, देखो सोडियम ये मैंने लिया सॉलिड, ठीक है, ये मैंने बोल दी एनर्जी E2,
ठीक है, आप बताइए क्या ये जो मैंने सेकंड लिखा, क्या ये आयोनाइजेशन को इंडिकेट करता है क्या? क्या ये आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या? क्या ये आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या? नहीं है बच्चों, क्यों नहीं है? बोलो क्यों नहीं है? देखो बच्चों सुनो, डेफिनेशन में क्या था? मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। चेक कीजिए कौन सी स्टेट में लेना है, कौन सी स्टेट में लेना है? गैसियस स्टेट में। और देखिए मैंने यहाँ पे कौन सी स्टेट में ले रखा है, कौन सी स्टेट में ले रखा है बच्चों? सॉलिड। तो फिर नहीं होगा ना, मैंने Na सॉलिड लिखा है, दिख रहा है आपको? अरे बेटा देख के तो गलत मत बोलो, यहाँ देखो ये सॉलिड है। ये बात समझ में आई? बोलो बोलो, समझ में आया? तो एग्जैक्टली इसमें क्या करना पड़ेगा फिर, मुझे एक बात बताओ, इस E2 में कितनी टाइप की एनर्जी काम आई, समझ में आ रहा है? देखो सबसे पहले क्या हुआ, ये जो सोडियम सॉलिड है ना, सबसे पहले आपको सोडियम सॉलिड को सोडियम गैसियस फेज में लाना पड़ेगा, सोडियम सॉलिड को सोडियम गैसियस फेज में लाना पड़ेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? सॉलिड से अगर कोई वेपर फेज में आ जाए, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? वेरी गुड, पढ़ा आप लोगों ने। इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, बोलते हैं सब्लिमेशन। ये प्रोसेस सब्लिमेशन है। अब ये बन गया, ठीक है। अब देखो क्या करोगे आप, अब आप इसको ऐसे कर दो, ये एनर्जी दी और ये इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया। तो अब हो गया इसका आयोनाइजेशन। तो बताओ E2 किन किन दो एनर्जी का सम हुआ? E2 दो एनर्जी का सम हुआ बच्चों, सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है, प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई क्या? अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे पास ये F2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, और मैंने ये बना दिया, सपोज ये बना दिया मैंने, क्या ये आयोनाइजेशन को इंडिकेट करता है? क्या ये आयोनाइजेशन को इंडिकेट करता है? बेटा हर एक के लिए अलग अलग टेम्परेचर होगा, हर एक के लिए अलग अलग टेम्परेचर होगा। वैभव कुलरिया, बोलो ये प्रोसेस आयोनाइजेशन को इंडिकेट करेगा क्या? करेगा? कनिका मदान, आपका क्या विचार है इसके बारे में? कनिका मदान, बेटा ये नहीं करेगा। देखो वेरी गुड, यहां पर क्या हो रहा है, ये आइसोलेटेड नहीं है, चेक करो, इट इज नॉट आइसोलेटेड। बेटा ये आइसोलेटेड नहीं, आइसोलेटेड समझते हैं क्या? अरे आइसोलेटेड समझते हैं क्या? आइसोलेटेड मतलब अकेला हो, किसी के साथ अटैच नहीं हो। देखो बेटा ये अटैच है, चेक करो। अरे बेटा F2 है, टू, दो दिख रही है फ्लोरीन मेरे को, तो क्या आइसोलेटेड है ये? तो ये डेफिनेशन लगेगी क्या इस पर? नहीं लगेगी ना। तो अब देखो कैसे लगाएंगे, देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इस F2 को, बोलो फ्लोरीन फ्लोरीन में बॉन्ड है बेटा, ये फ्लोरीन फ्लोरीन में बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ के मैंने क्या कर दिया, ये बना दिया 2F। तो बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी काम आती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी काम आती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं? अरे बॉन्ड एनर्जी, क्या सोच रहे हो, ऐसी क्या बात पूछ ली मैंने? तो क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। अब ये 2F बने, तो अब मुझे बताओ कि 2F ये जो है, इससे आपने ये बनाया 2F प्लस, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताओ E3 क्या क्या हुआ, ध्यान दीजिए। E3 एक तो हुआ बॉन्ड एनर्जी का सम। अच्छा ध्यान दीजिए, देखो ये दो फ्लोरीन एटम है, चेक करो, जबकि हमने डेफिनेशन में क्या बोला था,
डेफिनेशन में क्या बोला था? देखो ऊपर देखो, वापस ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, कहीं दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड का मतलब तो अकेला होगा ना बेटा। तो इसका मतलब यहाँ आपने दो एटम को आयोनाइज कर रहे हो, इसका मतलब यहाँ दो आयोनाइजेशन एनर्जी काम आई क्या? दो आयोनाइजेशन एनर्जी काम आई क्या? बेटा सिंपल सी बात है ना, एक मार्कर के 10 रुपए, आपने दो मार्कर लिए तो 20 रुपए हो गए ना। तो E3 समझ में आया आप लोगों को? अरे E3 क्लियर हुआ क्या? वापस चलो, वापस चलते हैं एक बार ऊपर देखो, डेफिनेशन पढ़ो एक बार आप ढंग से। डेफिनेशन में ये लिखा है बेटा, मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, वो मिनिमम एनर्जी जो सबसे लूजली बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हटा दे इससे आइसोलेटेड और गैसियस एटम। तो सबसे पहले बेटा ये तो कंफर्म है ना कि सबसे लूजली बॉन्डेड कौन सा होगा? जो न्यूक्लियस से बहुत दूर होगा। न्यूक्लियस से सबसे दूर कौन होगा? एन वाला, n-1 वाला या n-2 वाला? बताओ कौन सा होगा? एन वाला होगा। तो इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए मैंने कुछ एनर्जी दी, देखो बेटा यहाँ पर दी। इस एनर्जी ने इसको हटाया और यहाँ लिया, और ये इसको इस डिस्टेंस पे लेके चला जाए कि अब इस इलेक्ट्रॉन पर इस एटम का कोई भी अट्रैक्शन नहीं लगे, तो वो उसको अपन बोल सकते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस। समझ में आ गई बात? अच्छा एक बात ध्यान रखना बेटा, जब कोई अट्रैक्शन नहीं लगता है तो उस कंडीशन में एनर्जी कितनी मानी जाती है? अरे आपका किसी के साथ कोई इंटरेक्शन ही नहीं है तो एनर्जी जीरो हुई ना। अरे जीरो हुई ना, आपका किसी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, ना एनर्जी घट रही है ना बढ़ रही, तो कितनी मानी जाएगी बताओ? अरे इनफाइनाइट पे एनर्जी कितनी होगी? जीरो होगी ना। भी एक बात बताओ, आप जिस बंदे को जानते ही नहीं हो तो उसके लिए आपने कोई एनर्जी लगाई क्या? आपने कोई एनर्जी लगाई उसके लिए? नहीं लगाई ना, तो एनर्जी फिर क्या बोलूं मैं? जीरो बोल सकता हूँ। तो पहले ये डायग्राम समझ में आया आप लोगों को? इस डायग्राम में कोई डाउट है? इस डायग्राम में कोई डाउट है? नहीं है। अब देखो बच्चों, अब आगे की बात समझते हैं। अब मुझे बताओ कि मैंने फिजिकल स्टेट कौन सी बोली है? फिजिकल स्टेट डेफिनेशन में कौन सी बोली है? गैसियस फेज। देखो इस इक्वेशन में ध्यान दीजिए, मैंने सोडियम को गैसियस फेज में लिया है क्या? सोडियम को गैसियस फेज में लिया है क्या? तो सही है, पहली डेफिनेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। बोलो कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। सेकंड में मैं कह रहा हूं कि प्रॉब्लम है। सेकंड में प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है? सॉलिड है बच्चों? समझ में आया? बोलो। अब देखो बेटा, अब तो पहले उस सॉलिड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? पहले सॉलिड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? गैसियस फेज में। उसको सब्लिमेशन बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। फिर गैसियस फेज में आने के बाद हमें उसको रिमूव करना पड़ा। इज इट क्लियर? बोलो। तो मुझे बताओ कि ये जो Na सॉलिड से जो E2 है, E2 दो एनर्जी का सम है। दो एनर्जी कौन कौन सी हो गई? सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन। इज इट क्लियर? फिर देखिए मैंने एक एग्जांपल और लिया। F2 से मैंने बोला कि 2F प्लस बनाए। बेटा F2 है, क्या इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हैं E3 को? बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते? डेफिनेशन में हमने क्या बोला था? आइसोलेटेड होना चाहिए, ऐसे मतलब अकेला, सिंगल, सिंगल होना चाहिए, आइसोलेटेड नहीं है। तो पहले हम इसको तोड़ के अलग अलग करेंगे। तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी देते हैं बच्चों, उसको क्या नाम देते हैं? बोलो क्या नाम देते हैं? बॉन्ड एनर्जी। बोलो। वो देते हैं। और फिर इन दो फ्लोरीन में से मैंने क्या किया? दो फ्लोरीन में से दो इलेक्ट्रॉन हटा दिए। हटा दिए बच्चों दो इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो जाएगा कि ये दो आयोनाइजेशन आ गए टोटल। तो अब मुझे बताओ E3 टोटल क्या हो गया? E3 किस किस के कोल हो गया? देखो पहले तो आपने बॉन्ड तोड़ा, वो एनर्जी लगी, और फिर दो फ्लोरीन को आयोनाइज किया, तो 2IE बोला जाएगा क्या? श्रेष्ठ कड़वासरा, बॉन्ड एनर्जी भी तो कंसीडर होगी। श्रेष्ठ समझ में आया तेरे को? श्रेष्ठ कड़वासरा, बेटा डेफिनेशन क्लियर हुई क्या सबको? अरे डेफिनेशन क्लियर हुई क्या?
ठीक है, चलिए तो एक बार बताइए मुझे, देखो मैंने ऐसे लिखा, बच्चों ध्यान से सुनना। अरे यार मनंदा, तो मैं दूसरी बार बता चुका हूं बेटा ये चीज। वापस चल लेते हैं एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं। देख कि मैंने इसको एनर्जी दी, इस एनर्जी को मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया। बताइए क्या ये आयोनाइजेशन है क्या? क्या ये आयोनाइजेशन है क्या? मनंदत, मनंदत कौशल बताइए, क्या ये आयोनाइजेशन है? देखो बेटा गैसियस फेज है, एनर्जी दी, ये बन गया। अब मुझे बताओ, जब आप आयोनाइज कर रहे हो तो बेटा इस प्रोसेस में बन क्या रहा है? केटाइन बन रहा है या एनाइन बन रहा है? क्या बन रहा है? केटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये प्रोसेस केटाइन फॉर्मेशन करता है? समझ में आया? अच्छा बताओ, इसमें एनर्जी आपको क्या करनी पड़ रही है, देनी पड़ रही है क्या? एनर्जी देनी पड़ती है क्या? ठीक है, तो बेटा यहां अपन क्या करते हैं, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम। बोलो, एनर्जी सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है। अब 9th-10th में एक चीज पढ़ी थी क्या, जब सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है या एक्सोथर्मिक होता है? बताओ बच्चों, बोलो कैसा होता है? एंडोथर्मिक। तो ये प्रोसेस कैसा हुआ? ये प्रोसेस हुआ एंडोथर्मिक। समझ में आया? अच्छा अब बताओ, जब एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में हीट आपने दी, मतलब सिस्टम में प्लस किया, प्लस किया ना, तो डेल्टा एच का साइन बेटा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अभी ये याद रखो, ये आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डेल्टा एच पॉजिटिव क्या होता है। ये भाई इतनी सिंपल सी बात है कि आपके अकाउंट में कुछ पैसे डिपॉजिट हो तो वो प्लस होते हैं या माइनस होते हैं, ये बताओ। अगर पैसे डिपॉजिट हो तो प्लस हुए या माइनस? तो हमने सोडियम को कुछ एनर्जी दी तो वो प्लस हुए या माइनस हुए? प्लस हुए। ठीक है, अब मुझे बताओ इसकी यूनिट क्या होगी? बेटा यूनिट क्या होगी? ये एनर्जी है क्या? ये एनर्जी है क्या? तो एनर्जी तो अपन बोल सकते हैं इसकी एनर्जी। देखो मान लो मैंने ऐसे बोल दिया किलो जूल पर मोल, बोल सकता हूँ क्या किलो जूल पर मोल? जूल किलो जूल बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। वैसे ये इसकी देखो बेटा ऐसा यूनिट है, ये इसकी ऐसा यूनिट समझते हैं आप? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने। अच्छा और यूनिट क्या हो सकती है? देखो ये हो सकती है किलो कैलोरी पर मोल, हो सकती है। अदर यूनिट में हो सकती है बेटा। अच्छा और भी यूनिट हो सकती है क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बेटा अब बताओ, अभी तक जिसको कोई डाउट है ना पहले बोलो, तभी आगे चलता हूं फिर मैं। किसी को डाउट है तो बोलो। फटाफट बोलो, जल्दी बोलो, जिसको बोलना है, कोई डाउट है तो बोलो, क्योंकि ये चीजें वापस रिपीट होगी, घबराओ मत। चलिए अब एक बात बताइए, ध्यान से सुनना। बेटा मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसको समझना ढंग से। देखिए जैसे मेरे पास ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम गैसियस फेज में है, ठीक है। गैसियस फेज का मैग्नीशियम, इसको मैंने लिखा 282 लिखा। मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, ठीक है। तो अब बताओ इसका क्या हो गया? इसको क्या बोल सकता हूँ? 281 बोल सकता हूँ क्या? बोल सकता हूँ। और एक इलेक्ट्रॉन मैंने फिर हटा दिया, ठीक है। तो इसको मैं +2 बोल सकता हूँ क्या? और ये हो गया 28। देखो मैं बोल देता हूँ कि ये एनर्जी E1 है और ये एनर्जी E2 है। अब मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। बेटा मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कौन बताएगा? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। तो पहले में 2 आते हैं, पहले में 2 आते हैं बच्चों, सेकंड में 8 एंड थर्ड में 2 आगे आगे। यानी इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जब आप पहला इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो तो मैंने इसको बोल दिया E1, और जब दूसरा हटा रहे हो तो इसको मैंने बोल दिया E2, बोल दिया। ये सबको समझ में आया? बोलो ये समझ में आया? अब देखो बच्चा सुनो, इस E1 को अपन नाम देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट।
क्या नाम देते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। और इस E2 को क्या बोल सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, यानी IE सेकंड। क्या ये क्लियर है आपको? पहला इलेक्ट्रॉन हटाया तो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, दूसरा हटाया तो आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड। क्या ये समझ में आया? अरे समझ में आया क्या बेटा? अच्छा एक बात बताओ, ये जो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट सेकंड है ना, ये किसके रिस्पेक्ट में बोली जा रही है बताओ? ये IE फर्स्ट किसका है? ये IE फर्स्ट ऑफ मैग्नीशियम, ये किसका है? IE सेकंड ऑफ मैग्नीशियम। ये किसके रिस्पेक्ट में बोली जा रही है? मैग्नीशियम के रिस्पेक्ट में। क्या ये बात समझ में आई आपको? क्या ये बात समझ में आई बच्चों? अब देखो एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि E2 जो है वो क्या है? देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड ऑफ मैग्नीशियम। और मैं ऐसा भी बोल सकता हूं क्या कि आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ Mg+1। ऐसा बोल सकता हूं क्या? क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ, देखो भाई Mg+ से तो आप पहला इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो ना बेटा, Mg+ में से तो पहला ही हटा रहे हो ना, बोलो। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं और क्लियर करते हैं इस चीज को। सुनना बेटा, मैंने लिया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिख सकते हैं 283। ठीक है बेटा, मैंने सबसे पहले बनाया Al+1, फिर मैंने बनाया Al+2, और फिर मैंने बनाया Al+3। तो मैंने लिखा 282, 281 और 28। इसको मैंने बोल दिया E1। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया E2 और इसको मैंने बोल दिया E3। ठीक है, अब चलिए, अब सबसे पहले बताओ E1 को क्या बोल सकते हैं अपन? E1 को क्या बोल सकते हैं बताओ? E1 पहला इलेक्ट्रॉन हटाना, पहला इलेक्ट्रॉन हटा तो इसको क्या बोल सकते हो आप? आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ Al बोल सकते हो क्या? बोल सकते हो। अच्छा E2 को क्या बोल सकते हो बताओ? पहले अपन सिर्फ Al के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। E2 को क्या बोल सकते हो? आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड ऑफ Al, सही लिखा मैंने। अच्छा E3 को क्या बोल सकते हो बताओ? आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड ऑफ Al। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया बच्चों? अब बताओ, क्या मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं कि ये आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ, बोलो क्या, ये E2 जो है वो आयोनाइजेशन फर्स्ट किसकी? Al+ की। Al+ का तो पहले इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, अरे निकल रहा है क्या, बोलो। अच्छा बताओ E3 को क्या बोल सकता हूं मैं? E3 को मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड ऑफ Al+ और आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ Al+2। क्या ये दोनों चीजें बोल सकता हूं क्या? बेटा देखो सुनो, E3 ध्यान दीजिए, E3 इसके रेस्पेक्ट में तो तीसरे नंबर पे, चेक करो देखो, इस एल्यूमिनियम के रेस्पेक्ट में तो तीसरे नंबर है। देखो 1 2 3 काउंट कर लो ना ऐसे। देखो ये E3 जो है वो एल्यूमिनियम के रेस्पेक्ट में तीसरे नंबर पर आ रहा है क्या? देखो 1 2 3 आ रहा है। अच्छा इस Al+1 के रेस्पेक्ट में बोलो कितने नंबर पर आ रहा है? Al+1 के रेस्पेक्ट में बोलो 1 और 2 पे आ रहा है क्या? तो देखो मैंने क्या लिखा, आयोनाइजेशन इज सेकंड ऑफ Al+1 लिखा। अच्छा बताओ इस Al+2 के रेस्पेक्ट में क्या आ रहा है? इस Al+2 के रेस्पेक्ट में क्या आ रहा है? फर्स्ट पे आ रहा है ना? अरे बेटा बीच वाले एरो काउंट कर लो ना, देखो 1 2 3। क्लियर हुआ क्या? अरे भाई लोगों क्लियर हुई बात या नहीं समझ में आया? एरो काउंट कर सकते हैं क्या? ठीक है चलिए, अब देखो बच्चों सुनो, अब अपन बात करते हैं, देखिए आगे चलते हैं। एक बार मैं वापस एल्यूमिनियम वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं।
ठीक है, ये सारे आपके गैसियस फेज में ही है। ठीक है बच्चों, इसको मैं एक बार ऐसे लिख देता हूं, आयनेशन एनर्जी फर्स्ट, अपन सारी बात एल्यूमिनियम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ये आयनेशन एनर्जी फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। ठीक है, अब देखो इसमें प्रोटॉन की बात करें, बताओ एल्यूमिनियम में कितने प्रोटॉन होते हैं? एल्यूमिनियम में प्रोटॉन 13 होते हैं। अब बताओ इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन की बात बोलो, यहाँ कितने हैं? 13, यहाँ कितने? 12, यहाँ कितने हैं? बोलो 11, और यहाँ कितने हैं? 10 है क्या? बोलो हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पर इलेक्ट्रॉन आपके प्रोटॉन फाइंड आउट करना चाहूं, तो देखो यहाँ क्या लिखोगे? 13/13, 13/12, 13/11 एंड 13/10। संपदा, संपदा तिवारी, आप बताओ बेटा, प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो मैक्सिमम कहाँ रहा है? संपदा तिवारी, क्लास में है आप? संपदा तिवारी, क्लास में है आप? संपदा देख बेटा, बड़ा सिंपल सा दिख रहा है मेरे को तो, आपको दिख रहा है क्या? देखो बेटा, यहाँ वैल्यू 1 आ रही है, चेक करो, यहाँ 1 से ज्यादा आएगी और ज्यादा, और यहाँ कितनी आई बताओ? 1.3 आई, आई ना? तो बोलो एकदम लास्ट में जाते जाते बोलो, जेड इफेक्टिव बढ़ गया है क्या? बोलो बढ़ गया है क्या? बोलो, मुझे बताओ, यहाँ इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज्यादा है या लास्ट में अट्रैक्शन ज्यादा है? अट्रैक्शन ज्यादा कहाँ है, फर्स्ट में या लास्ट में? तो बेटा जहां अट्रैक्शन ज्यादा होगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा या मुश्किल होगा? जहां अट्रैक्शन ज्यादा होगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। तो जहां मुश्किल होगा वहां एनर्जी क्या लगेगी? वहां एनर्जी क्या लगेगी? एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो बेटा जहां एनर्जी ज्यादा लगेगी वो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हुई या कम हुई? जहां एनर्जी ज्यादा लगी ज्यादा हुई। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, बताओ बच्चों, कि आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड? क्या ऐसा मैं बोल सकता हूं क्या? ये मैंने सही लिखा है क्या? ये मैंने सही लिखा है क्या? ये मैंने सही लिखा है क्या? अरे ध्यान दो, सही लिखा है? अरे सही नहीं लिखा, ये गलत लिखा है, इसका उल्टा लिखना पड़ेगा। देखो, सही ये होगा बेटा, आयनेशन एनर्जी फर्स्ट, आयनेशन एनर्जी सेकंड एंड आयनेशन एनर्जी थर्ड। ये सही है, ये सही है। बोलो, तो मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बच्चों जो सक्सेसिव आईपी है, सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी इंक्रीजेस, बोलो, कंटिन्यूअसली? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, बोलो ये बात सही है? बोलो सही है क्या? अच्छा ऐसा क्यों? इसका रीजन बड़ा सिंपल है, रीजन बड़ा सिंपल है। क्यों? कि इसका जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है? जेड इफेक्टिव क्या कर रहा है? या अपन ऐसा कह सकते हैं कि, अपन ऐसा बोल सकते हैं, अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन वो क्या हो रहा है आपका कंटिन्यूअसली? अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? बोलो, अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना? भाई आप याद है क्या, आपने जेड इफेक्टिव निकालना सिखाया था मैंने, एक फॉर्मूला जेड माइनस सिग्मा, याद है क्या? अरे बेटा याद है क्या? देखो एक बात बताओ मेरे को, जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला बताओ चलो। जेड माइनस सिग्मा था ना बेटा? अब इससे तो निकालना बार बार है ना, आपको थोड़ा दिक्कत करेगी, इसलिए मैं ना रेशियो लेके बता देता हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, जेड क्या होते हैं? जेड क्या है इसमें?
Z क्या है? एटॉमिक नंबर। आप मुझे बताइए एटॉमिक नंबर सबके इक्वल है क्या? Z सब में इक्वल है क्या? अच्छा सिग्मा किस पे डिपेंड करता है? सिग्मा किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन पे। तो मुझे बताओ जितने इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे सिग्मा कम होता जाएगा ना? सिग्मा कम होता जाएगा ना बच्चों? तो जब सिग्मा माइनस कम होगा तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू फिर क्या होगी? जब माइनस आप कम चीज कर रहे हो तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? बढ़ जाएगा ना? बोलो। तो ये बात सही है क्या? तो मैंने जो लिखा समझ में आया क्या? बोलो। देखो मैंने क्या किया भाई, Al+1 Al+2 Al+3, ठीक है बेटा। प्रोटॉन लिख दिए, इलेक्ट्रॉन लिख दिए, फिर मैंने प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन चेक कर लिए। तो यहाँ एक ही प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन के लिए, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1.3 प्रोटॉन है। तो यहाँ ज्यादा है ना बच्चों? तो जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे वहां अट्रैक्शन क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। और जहां अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा वहां एनर्जी क्या लगेगी? वहां एनर्जी क्या लगेगी? निकालने में ज्यादा लगेगी। समझ में आ गया? तो बोलो एक बात ध्यान रखना, हमेशा और हमेशा ये दिमाग में फिट कर लेना, ये विदाउट एनी एक्सेप्शन है, विदाउट एनी एक्सेप्शन। कोई ऐसा आपको एग्जाम्पल ही नहीं मिलेगा कि जिसमें आयनेशन एनर्जी सेकंड छोटी हो जाए और फर्स्ट बड़ी हो जाए, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत गलत करते हैं, मैंने देखा है ना? सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी बेटा हमेशा राइज करेगी। क्यों करेगी? बोलो। सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी राइज करती है, क्यों करती है? अरे क्यों करती है? जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे क्या होता जाएगा? जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा। ठीक है बेटा? बोलो। अब देखो सुनो, अब एक बात और ध्यान से सुनना कि बेटा ये जो है ना, जो सक्सेसिव जो आयोनेशन एनर्जी है ना, इज ओनली अफेक्टेड बाय जेड इफेक्टिव, नोट बाय टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप ऑफ ऑर्बिटल। ये भैया ये जो मैंने पॉइंट लिखा ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो इसको मैं एक एग्जांपल से इलस्ट्रेट करने की कोशिश करता हूँ। देखो बच्चों ये नियोन है, ठीक है? नियोन को मैंने इसमें कन्वर्ट किया Ne+ के अंदर, और फिर मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया Ne+2 के अंदर। ठीक है बच्चों? अब मुझे बताओ नियोन में एक बात बताओ, नियोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? 10 होता है। तो इसको लिख सकते हैं 2 और 8, 2 और 8 लिख सकते हैं। अब देखो जैसे इलेक्ट्रॉन हटा 2 और 7 हो गया, और फिर ये इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? 2 और 6 हो जाएगा। बोलो सही है क्या? अब देखो बच्चों सुनो, आयोनेशन एनर्जी फर्स्ट और आयोनेशन एनर्जी सेकंड। अब कई बच्चे देखो इसमें क्या दिमाग लगाते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ढंग से सुनना। वो बच्चा ये कहता है कि यहाँ सर आयोनेशन एनर्जी जो फर्स्ट है ना वो सेकंड से ज्यादा है ना? वो ऐसा बोलता है। और वो ऐसा इसलिए बोलता है, वो कहता है देखो सर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है ना, इसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। मैंने आपसे क्या बोला? ऑक्टेट भली कंप्लीट हो, लेकिन जब आप इसका जेड इफेक्टिव निकालोगे बेटा, जेड इफेक्टिव क्या आएगा बताओ? इसमें क्या आएगा? 10/10 आएगा क्या? और इसमें क्या आएगा? बोलो 10/9 आएगा क्या? अरे 10/9 आएगा ना, एक इलेक्ट्रॉन हट गया ना। समझ में आ रही है क्या बात? तो बेटा इधर से इधर जाने पर जेड इफेक्टिव क्या हुआ? जेड इफेक्टिव बढ़ा ना, बढ़ा। तो जेड इफेक्टिव बढ़ा तो फिर बोलो ये बात सही है या गलत है? फिर ये जो मैंने लिखी है ये बात सही है या गलत है? ये गलत है, ये रोंग है, गलत है बच्चों। तो फिर क्या लिखेंगे बताओ? आयनेशन एनर्जी सेकंड ज्यादा होगी आयनेशन एनर्जी फर्स्ट। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? बेटा मैंने क्या बोला ध्यान से सुनो, मैंने ये बोला कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी, वो सिर्फ और सिर्फ जेड इफेक्टिव पे डिपेंड करती है। चाहे बीच में कोई सा भी कॉन्फ़िगरेशन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ऐसा हो सकता है कि कई बार जंप है ना ज्यादा आ जाए, और कई बार जो जंप है वो कम आए, ऐसा पॉसिबल है। जैसे कई बार होता है ना
आपने देखा होगा अभी गोल्ड की जो कीमत है ना, जो गोल्ड की जो रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, फटाफट हो रही है ना। और कई बार हो सकता है कि बहुत थोड़ा थोड़ा राइज करता हो। अरे समझ में आ रही है बात? बोलो बेटा, समझ में आया? यहां तक पहले कोई डाउट है तो बोलो। डेफिनेशन समझ में आ गई? कुछ उसमें बातें थी जो समझ में आ गई सबको? समझ में आ गई क्या? चलिए अब देखो बेटा, सुनो। अब एक बात बताओ, एक टर्म होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी। ये क्या होता है? देखो बहुत सिंपल है बेटा। व्हेन आयोनाइजेशन एनर्जी is determined in terms of इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसके टर्म में निकाल रहे हो बच्चों? किसकी टर्म में निकाल रहे हो? किसकी टर्म में निकाल रहे हो? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वोल्ट किसका यूनिट होता है वैसे बताओ, सिर्फ वोल्ट। वोल्ट किसका यूनिट होता है? वोल्ट किसका यूनिट होता है? पोटेंशियल का होता है ना। तो बस देख लीजिए, आप लोगों ने ऐसा फॉर्मूला पढ़ रखा है बच्चों। क्या ऐसा फॉर्मूला पढ़ रखा है आपने? बोलो। देखिए, अब बताओ मेरे को, अगर मैं ऐसा बोलूं, ये फॉर्मूला पढ़ रखा है आपने? ये फॉर्मूला पढ़ रखा है? अब बताओ, अगर मैं ऐसा बोलूं, क्या लिख सकता हूं? बोलो, डब्ल्यू क्यू भी लिख सकता हूं। अच्छा, डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू क्या है? वर्क है। और वर्क को क्या मैं एनर्जी बोल सकता हूं क्या? एनर्जी बोल सकता हूं। अच्छा, ये क्यू वी है। तो क्यू जो है वो चार्ज है बच्चों। और इलेक्ट्रॉन के चार्ज के ऊपर ई भी लिख सकते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्या ई भी लिख सकते हैं क्या? तो ये बोल दो क्या बन गया? यूनिट समझ में आई? यूनिट समझ में आई बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट समझ में आई क्या? आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबको समझ में आया? कि जब भी आप आयोनाइजेशन एनर्जी को किस में इंडिकेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो जाएगा। इज इट क्लियर? बोलो। अब देखो बेटा, एक बात सुनना ढंग से मेरी बात को। कई बार हमने क्या बोला? हमने क्या बोला कि सक्सेसिव आईपी कंटिन्यूअसली क्या करता है? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी कंटिन्यूअसली क्या करती है बच्चों? राइज करती है। अब कई बार क्या हो सकता है, वो उसमें है ना अब्रप्ट आपका राइज आ जाए। अब मैं एग्जांपल देता हूं, इसको समझने की कोशिश करना। देखो, ये सोडियम है, ठीक है बेटा? मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनते जाना। सोडियम मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग कौन से ग्रुप का एलिमेंट है बताओ? मेंडलीफ के अकॉर्डिंग फर्स्ट ए का है, और मॉडर्न के अकॉर्डिंग भी फर्स्ट का है। देखिए, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 281। ये मिल गया Na+। एंड देन अगर मैं इसमें यहां जाऊं, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, आपको एकदम सिंपल सी चीज समझ में आ जाएगी इसमें। मैं बोलूं आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, ठीक है? एक बार मैं और लिख लेता हूं, फिर अपन डिस्कस करते हैं बात को पूरा ढंग से। सेकंड का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं बेटा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों? 282 है। तो 282 को मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो Mg+1। तो ये हो गया 281, और ये हो गया Mg+2, 28, और ये मैंने लिख दिया Mg+3, 27। इसको मैं बोलूंगा आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, इसको मैं बोलूंगा आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, और इसको मैं बोलूंगा आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आपको समझ में आते हैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड समझ में आते हैं आपको? फर्स्ट सेकंड थर्ड समझ में आते हैं आप लोगों को? बोलो। पहला इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो फर्स्ट, सेकंड हटाओगे तो आई सेकंड। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों,
देखो यहाँ आयनेशन एनर्जी फर्स्ट और सेकंड है, दिख रहा है। तो मैं यहाँ कह रहा हूं बेटा, यहाँ जो आयनेशन एनर्जी फर्स्ट और सेकंड में ना डिफरेंस बहुत ही ज्यादा आएगा। मेरा बात वापस ध्यान से सुनिए आप, आयनेशन एनर्जी फर्स्ट और सेकंड में बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। क्यों आएगा बता सकते हैं आप? देखो बच्चों सुनो, यहाँ ध्यान दीजिए, ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ध्यान दो। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट है क्या इसका? ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? तो बेटा अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए क्या होगा? जब कोई ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो स्टेबल होता है, और स्टेबल में से चीज निकालनी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। तो बोलो फर्स्ट और सेकंड में जो जंप आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा क्या? फर्स्ट और सेकंड में जंप ज्यादा आएगा? अब मुझे बताओ, अब ध्यान से सुनना बेटा। देखो 2 8 2 2 8 1 और 2 8 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ है ना, यहाँ दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है? तो इसके किस किस आयनेशन एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस आएगा? आप देखो, वो जो आयन जहाँ है ना, जिसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, उसके इधर और इधर वाला देख लो बस। बताओ किस किस में डिफरेंस ज्यादा आएगा? किस किस में डिफरेंस ज्यादा आएगा? सेकंड और थर्ड, समझ में आया? तो बताओ Na+ के डिफरेंस कहाँ कहाँ ज्यादा आया? फर्स्ट और सेकंड में आया। आया क्या? एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर एक बात सीखेंगे अपन। देखो मैं एक थर्ड ए का एग्जांपल लेता हूँ। थर्ड ए का एल्यूमिनियम ले लूं, 2 8 3। देखो बेटा सुनो, ये Al+1, फिर मैंने लिया Al+2, फिर मैंने लिया Al+3, और फिर मैंने लिया Al+4। तो आयनेशन एनर्जी फर्स्ट, आयनेशन एनर्जी सेकंड, एंड आयनेशन एनर्जी थर्ड, एंड आयनेशन एनर्जी फोर्थ। तो 2 8 2, 2 8 1, 2 8 और 2 7। तो मुझे कौन बताएगा किस आयनेशन एनर्जी में लार्जेस्ट जंप होगा? मैंने क्या बोला, आपको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ढूंढ लेना है। देखो ये बड़ा दिख रहा है आपको, देखो बेटा ये दिख रहा है, 2 8 दिख रहा है, इसके इधर और इधर वाले ढूंढ लीजिए बस। तो किस किस में लार्जेस्ट जंप आएगा? आयनेशन एनर्जी थर्ड एंड फोर्थ के बीच में आएगा। क्या ये बातें आपको समझ में आई? क्या ये बातें समझ में आई? अब देखो मैं इसको एक बड़ा सिंपल फंडे से बताता हूँ। बताओ सोडियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है बच्चों? मेंडलीफ का अकॉर्डिंग फर्स्ट है ना। तो सोडियम फर्स्ट एक है, तो बेटा जो ग्रुप है ना उससे अगले नंबर के साथ बता दो आप। तो फर्स्ट है ना, तो फर्स्ट और सेकंड में बीच में ज्यादा डिफरेंस आएगा। अच्छा मैग्नीशियम कौन कौन से का है? मैग्नीशियम कौन से का है? सेकंड है। तो बताओ कहां ज्यादा डिफरेंस आएगा? जो ग्रुप है ना उससे अगला नंबर बोल लो बेटा, 2 और 3। अच्छा एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप का है? एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप का है, थर्ड ए। अपन मेंडलीफ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं बेटा, ध्यान रख लेना, मेंडलीफ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना? मैं बात मेंडलीफ के अकॉर्डिंग कर रहा हूं। तो बताओ एल्यूमिनियम में किस किस में ज्यादा जंप आएगा? थर्ड एंड फोर्थ। तो बेटा एल्यूमिनियम अगर समझ में आ गया ना, तो अब मुझे बताओ, बताओ सिलिकॉन में किस किस में जंप ज्यादा आएगा? सिलिकॉन बताओ। हाँ वेरी गुड बेटा, इतना आसान चीज बोला। सिलिकॉन फोर्थ है ग्रुप का एलिमेंट है ना? तो फोर्थ है, तो अपन लिख सकते हैं 2 8 4। तो इसके देखो फोर्थ एंड फिफ्थ में ज्यादा डिफरेंस आएगा, आएगा? अच्छा अब बताओ फोस्फोरस के बताओ, बताओ फोस्फोरस का बताओ किस किस में आएगा? 5 एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ में आएगा। ये समझ में आया क्या? ये समझ में आया बेटा? बहुत ही आसान है बेटा, कुछ भी नहीं बोला मैंने। तो देखो अब एक चीज और बताओ मुझे, देखो ध्यान से सुनना। बताओ सोडियम के किस किस में जंप ज्यादा आया? फर्स्ट और सेकंड में आया ना। तो बताओ सोडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सोडियम के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। अच्छा मैग्नीशियम में किस किस में ज्यादा आया? कार्तिक बंसल सोडियम के वैलेंस शेल में तो 1 ही है ना, 8 का है। मैग्नीशियम के सेकंड और थर्ड में आया। बताओ मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है क्या? है बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो बेटा जब फर्स्ट और सेकंड में ज्यादा डिफरेंस आया तो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हुआ।
जब सेकंड और थर्ड में आया तो वैलेंस शेल में 2 हुए। तो बताओ जब थर्ड और फोर्थ में ज्यादा डिफरेंस आएगा तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 होंगे क्या? जब 4 और 5 में ज्यादा डिफरेंस आएगा तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 होंगे। तो जो आपको दो डिफरेंस बोल रहा है ना, उसमें कौन सा नंबर देखना चाहिए हमें? कौन सा नंबर देखना चाहिए? स्मॉलर, स्मॉलर वाला देखना चाहिए। बोलो। देखो जैसे मैंने वापस सुन लो, फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस आया तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? अभी मैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं बेटा, वो कंसेप्ट दूसरा है। सेकंड और थर्ड में ज्यादा डिफरेंस आया तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। और बताओ थर्ड और फोर्थ में आया तो 3। तो मैं आपसे एक सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूं कि बेटा एक एलिमेंट है, उसके 6th और 7th में डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है, तो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट होगा? 6 ए का हो जाएगा क्या? सबको समझ में आया? बोलो, सबको समझ में आया बेटा? वेरी गुड। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो पहले। अरे कोई डाउट है क्या? नहीं है, चलिए। अब एक चीज बताइए बच्चा, मुझे एक चीज बताओ सिंपल। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि कैलकुलेट थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये क्वेश्चन वो बच्चे कर पाएंगे जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रखा है। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा वो टेंशन ना लें, क्योंकि अभी मॉर्निंग में आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है, तो मैं जब कवर कराऊंगा तो आ जाएगा। बाकी बताएंगे बच्चों। बताओ, कैलकुलेट थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अक्षिता नो लखा बताओ बेटा। आकाश योगी बहुत खोटे खोटे जवाब देता है तू। बोलो भाई। देखो बेटा सुनो, समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान देना, एकदम अच्छे से ध्यान देना। देखो लिथियम है। अरे मनंदत कौशल कितनी बार बताया, मॉर्निंग में चलता है ना 7 बजे यार। ऑलरेडी ग्रुप में मैंने मैसेज किया है ना बेटा, आपको यही पता नहीं अभी तक? मनंदत, मनंदत कौशल सुन रहे हैं आप? मनंदत, अरे रिप्लाई तो कर यार। अरे बेटा तेरे को सारे सेंड किए हुए, ऐसा कैसे हो सकता है? और मैं क्लास में बोलता नहीं हूँ कि सुबह 7 बजे क्लास होती है हमेशा? आप यार हर बात को ऐसे क्यों लेते हो? आपको ग्रुप में ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, सारे मैसेज सेंड किए हुए, आप चेक कर लेना। और मैं क्लास में हमेशा बोलता हूँ कि सुबह 7 बजे क्लास होती है, उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट किया है, जिसको अटेंड करनी है वो करें। फिर भी आप ध्यान देते नहीं हो यार, हद हो गई। लिथियम देखो बेटा क्या है, मैं क्लास के बाद आपको बताता हूँ कि कौन से सेंड नहीं किए हुए। लिथियम का 2 1 लिख सकते हैं बेटा, लिथियम +1 हो जाएगा, फिर लिथियम +2 हो जाएगा, और फिर लास्ट में लिथियम ही हो जाएगा। इसको मैं बोल सकता हूँ आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, इसको मैं बोल सकता हूँ आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड, इसको मैं बोल सकता हूँ आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। बोल सकता हूँ क्या? ये लिखा जो समझ में आया क्या? अब बताओ, इसको मैं बोल सकता हूँ 2 0, इसको मैं 1 0 बोल सकता हूँ क्या? बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ बेटा। तो अब ये हमें फाइंड आउट करनी है, ये फाइंड आउट करनी है क्या? ये फाइंड आउट करनी है। आप मुझे बताओ, जब आयनेशन एनर्जी थर्ड फाइंड आउट कर रहे हो तो आप इलेक्ट्रॉन किस में से निकाल रहे हो? आप इलेक्ट्रॉन किस में से निकाल रहे हो? जब आप थर्ड आयनेशन एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हो तो आप Li+2 में से निकाल रहे हो। आप बताओ, क्या ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है क्या? क्या ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है क्या? तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे कौन सा मॉडल लग जाता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन पे कौन सा मॉडल लग जाता है?
पढ़ाया मैंने? बेटा अपने आप को अनम्यूट कर लो, कौन है ये? लगता है बेटा बोर मॉडल। अब बताओ, बोर मॉडल में मैंने आयनिश एनर्जी पढ़ाई थी आपको कि एक इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां लेके जाना होता है, कहां से ले जाते हैं, इनफाइनाइट पे ले जाते हैं ना, अभी डेफिनेशन पढ़ी थी आप लोगों ने। अरे बेटा हमने इलेक्ट्रॉन को एन से कहां लेके गए थे बताओ, इनफाइनाइट पे लेके गए थे क्या? अभी जो डायग्राम बनाया था चेक करो, देखो एकदम ऊपर ही ऊपर, ये देखो ये एन था, ये एन था, और ये मैं कहां लेके गया, देखो इनफाइनाइट पे लेके गया हूं, चेक करो, किया है ना? तो जब डिफरेंस निकालना होता है बेटा तो क्या करते हैं, डिफरेंस कैसे निकलता है, डिफरेंस कैसे निकलता है, अरे डिफरेंस कैसे निकलता है बच्चों, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सुन रहे हो क्या कोई? अरे डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, डिफरेंस का मतलब होता है हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। डिफरेंस कैसे निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो आयनिक एनर्जी कैसे निकलेगी, अपन लिखेंगे ई इनफाइनाइट और ये लिखेंगे ई एन। अच्छा इनफाइनाइट में एनर्जी कितनी बताई थी, कितनी बताई थी, 0। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि आयनिक एनर्जी क्या हो गई, बोलो माइनस ई एन होगी क्या? ये समझ में आया? वापिस सुनो बेटा, इलेक्ट्रॉन कहां से लेके जा रहे थे, एन से इनफाइनाइट लेके जा रहे थे क्या, लेके जा रहे थे एन से इनफाइनाइट, बोलो। तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है हमेशा डिफरेंस, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल डिफरेंस लिखा मैंने, तो 0 माइनस ई एन लिखा। तो जैसे ही ये 0, तो बोलो ये आ गया। अब देखो बेटा, आप लोगों ने जब बोर मॉडल पढ़ा था तो क्या ये एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या? जिन्होंने बोर मॉडल पढ़ रखा है उनको मैंने ये पढ़ाया था, जिन्होंने बोर मॉडल पढ़ रखा है उनको मैंने ये फॉर्मूला पढ़ाया था बेटा, पढ़ाया था क्या, पढ़ाया था क्या, बोलो। अब बताओ, अब ये जो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, वो एक इलेक्ट्रॉन किस में बचा हुआ है, तो एक अकेला इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट में बचा होगा ना, अरे वो फर्स्ट ऑर्बिट ही होगा ना। तो बताओ एन की वैल्यू तो क्या लेंगे बताओ, एन की वैल्यू क्या लेंगे फिर, एन की वैल्यू 1 लेंगे। और बताओ लिथियम का एटॉमिक नंबर बताओ कितना होता है, 3। तो स्क्वायर कर दें, और ये देखो इसके बाहर भी माइनस लगा हुआ था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्या? ये निकाला था बच्चों जिन्होंने एटॉमिक पढ़ा था, याद करो, जिन्होंने एटॉमिक पढ़ा था याद करो, ये मैंने करवाया था, करवाया था क्या? वापिस सुन लीजिए, देखो बेटा हमें क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है बताओ, क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम पूछ रहा है। तो हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला था ई फर्स्ट, दूसरा निकाला था ई सेकंड, तीसरा निकाला था ई थर्ड, ठीक है ना? अब हमें थर्ड पूछ रहा है, यानी थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन किससे निकल रहा है, किससे निकला है, Li+2 से। एक इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, अगर एक इलेक्ट्रॉन तो सिंगल इलेक्ट्रॉन बोल सकता हूँ, सिंगल इलेक्ट्रॉन में बोर मॉडल लगा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एन से इनफाइनाइट जा रहा था, इनफाइनाइट में एनर्जी क्या होती है, 0। तो हमने पहले डिफरेंस देख लिया एनर्जी, ई इनफाइनाइट माइनस ई एन, ये कर लिया। एक क्वेश्चन चलो मैं आपको देता हूँ, आप मुझे बताओ, चलो आप करके बताओ, आपको अभी समझ में आ जाएगा। मुझे बताओ, कैलकुलेट सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम, बताओ बच्चों, कैलकुलेट सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये तो, अरे बहुत ही आसान है यार, जवाब दो सारे बच्चों। देखो आपने अभी क्या देखा था यहाँ पर, यहाँ आपने जो देखा ना, देखो आप बताओ, ये हीलियम लिखा मैंने, ये हीलियम फर्स्ट,
और ये हीलियम +2। इसको आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट बोलेंगे, इसको आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड बोलेंगे। तो देखो ये हो गया आपका 2 0, ये 1 0 और ये 0 0। बोलो इस पे कौन सा मॉडल लगा सकते हैं अपन, कौन सा मॉडल लगा सकते हैं? बोर मॉडल। तो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग बोलो, अभी आपने देखा था आयनाइजेशन एनर्जी क्या आएगी, देखो -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, है ना बेटा? ऐसा था क्या, ऐसा था क्या? था बेटा। अब बताओ, देखो ये मैंने लिखा, तो ये तो हो गया प्लस, ध्यान दीजिए। अब बताओ Z क्या है हीलियम का? 2, तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये तो 1 ही होगा, तो ये आ गया 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आ गया है क्या? बोलो आ गया है क्या? देखो बहुत ही सिंपल है बेटा, हीलियम का आप सेकंड फाइंड आउट कर सकते हो। तो करना क्या है आपको, ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। बोलो यहाँ 13.6 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, चेक करके बताओ। 13.6 को किससे मल्टीप्लाई किया है? 3 के स्क्वायर से किया ना, यानी उस एटम के एटॉमिक नंबर का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई किया। कार्तिक बंसल 4 से तो मल्टीप्लाई किया ही नहीं मैंने, यहाँ पूछ रहा हूं अभी देख। अच्छा बताओ हीलियम के केस में किससे मल्टीप्लाई किया? 2 के स्क्वायर से किया है क्या? किया है क्या? बोलो। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर बताओ क्या है? हीलियम का एटॉमिक नंबर बताओ 2 है। अच्छा अब आपसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, बताओ कि फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम बतानी है। बताओ भैया क्या करोगे? बहुत ही सिंपल है, देखो बेटा 13.6 बेरिलियम का एटॉमिक नंबर बताओ। अरे बताओ क्या करो, 4 का स्क्वायर करके कर देंगे क्या? अरे सही बोला क्या? अच्छा अगर मैं आपसे कहता हूं कि फिफ्थ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरोन बताओ, अब बताओ फिफ्थ बताओ, फिफ्थ आयोनाइजेशन ऑफ बोरोन कैसे करेंगे? देखो 13.6 ऐसा कर सकता हूं क्या? अच्छा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ सिक्स आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन, मनंदत आप बताओ सिक्स आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन बताओ, मनंदत, मनंदत कौशल सुन रहे हैं आप? मनंदत कुछ नहीं है। देखो बेटा आप बहुत ही सिंपल सी बात कर रहे हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है बताओ? कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है ना, तो कुछ नहीं करना, जो एटॉमिक नंबर है ना उसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा अगर मैं कहता कि बताओ सेवंथ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन बताओ, बोलो क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर हो जाएगा क्या? अरे आसान है क्या? ये सबको समझ में आया?